ये शहर उसके बाद मर गया। दिल्ली शहर की जो हालत है वो 84 का कत्लेआम उसका उसका जिम्मेदार है। जो कत्ल करने वाले थे, बड़े तादाद में रेप हुए थे, जलाए गए थे, लोगों की दुकानें लाइन लगाकर लूटी गई थी। इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ी बहुत ऑर्गेनाइज्ड शक्ति कोई इनके पीछे काम कर रही थी। सिखों के कत्लेआम को जायज़ ठहराते हुए नाना देशमुख ने डॉक्यूमेंट 8 तारीख को सबको बांटा था। सारे देश के अंदर वो कहा जाता है कि 5-5.5 मारे गए, लेकिन 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये आरएसएस के जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो सारे चुनाव में सिखों के कत्लेआम पर वो सवाल उठाते थे और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे। ये जाहिर है कि कांग्रेस के गुंडे इसमें शामिल थे, कोई शुबा ही नहीं है। राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बने इंदिरा गांधी अपनी मौत की हत्या के बाद, उन्होंने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती ही है ना। उनके दस्तावेज से ये बात उभर कर सामने आती है कि इंदिरा गांधी के हत्यारे अपने समुदाय के किसी निर्देश के तहत काम कर रहे थे, इसलिए सिखों पर हमला होना ही था। अब बताइए, यहां सिख मारे जा रहे हैं, वहां आपने गांधी की हत्या की। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, सोच रहा था तो मेरे को अपनी सारी चीजें देख रहा था तो मुझे ये डॉक्यूमेंट मिल गया। ये 8 तारीख को नाना देशमुख जी कौन है उस पर अभी हम आएंगे। ये आरएसएस के बहुत बहुत सीनियर कैडर हैं, ये होल टाइमर है और ये आरएसएस के होल टाइमर के तौर पर ही मरे। इन्होंने 8 तारीख को जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया, वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है, ज़रा उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। नंबर 1, सिखों का कत्लेआम किसी ग्रुप या समाज विरोधी तत्वों का काम नहीं था, बल्कि वह क्रोध एवं रोष की सच्ची भावना का परिणाम था। साफ लिख रहे हैं वो कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि हिंदुओं को गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने लिखा कि देश के लोगों को बहुत गुस्सा और रोष था इंदिरा गांधी के मरने के बाद। और सिख पूरे के पूरे सारे के सारे सिख जो आतंकवादी करके जो मार रहे थे लोगों को। नाना श्रीमती गांधी के 2 सुरक्षा कर्मियों जो सिख थे की कार्रवाई को पूरे सिख समुदाय से अलग नहीं करते हैं। साफ ये दस्तावेज कह रहा है। उनके दस्तावेज से ये बात उभर कर सामने आती है कि इंदिरा गांधी के हत्यारे अपने समुदाय के किसी निर्देश के तहत काम कर रहे थे, इसलिए सिखों पर हमला होना ही था। सिखों ने स्वयं इन हमलों को न्योता दिया। इस तरह सिखों के कत्लेआम को उचित ठहराने के कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को आगे बढ़ाया उन्होंने। ये कांग्रेस भी यही कहते थे ना कि ये तो होना ही था, बड़ा पेड़ गिरता है तो होती है, तो ये भी यही कह रहे हैं कि ये तो सिखों ने इनवाइट किया था। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को महामंडित किया और किसी तरह के उसके विरोध को राष्ट्र विरोधी बताया। जब हजारों की संख्या में सिख मारे जा रहे थे तब वो सिख उग्रवाद के बारे में देश को चेतावनी दे रहे थे। इस तरह इन हत्याओं को सैद्धांतिक रूप से बचाव करते हैं, खुलेआम बचाव करते हैं। और इसी सबसे परेशान होकर जॉर्ज फर्नांडिस, जो बाद में इनके सहयोगी बने, उन्होंने उसको फौरन छाप दिया था। उनके अनुसार समग्र रूप से सिख समुदाय ही पंजाब में हिंसा के लिए जिम्मेदार है। वहाँ दिल्ली की सरकारें जो हिंसा भड़कवाती हैं, जिन्होंने भिंडरवाले को पैदा किया था, ये सब किया था, वो जिम्मेदार नहीं है, वो सिख समुदाय जिम्मेदार है। सिखों को आत्मरक्षा में कुछ भी नहीं करना चाहिए था, बल्कि हथियारी भीड़ के खिलाफ धैर्य और सहिष्णुता दिखानी चाहिए थी, टॉलरेंस दिखाना चाहिए था। हथियारी भीड़ नहीं, बल्कि सिख बुद्धिजीवी जनसंहार के लिए जिम्मेदार है। सीधा लिखा है। जैसे आज वो अर्बन नक्सल और ये सब के ये बुद्धिजीवी जो है, जेएनयू के जो बुद्धिजीवी हैं सारा कर रहे हैं, ये सिखों के बारे में यही शब्दावली इस्तेमाल कर चुके हैं, सिख इंटेलेक्चुअल्स के बारे में। मेरे जो टीचर थे, जिनको मैं मतलब मेरे सबसे प्यारे टीचर जो आज मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, प्रोफेसर रणधीर सिंह, किस तरह से चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे और 18 बार उनकी पगड़ी उतारवाई गई। वो एक लाइट स्लेटी कलर की पगड़ी पहनते थे, उनका वो था, यानी डीपी आप जिसको कह सकते हैं, और पूरा 6 फीट 3 इंच के थे वो, तो वो उनको पगड़ी उतरवाई जाती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को एकमात्र ऐसा मानते हैं वो जो देश को एकताबद्ध रख सकी, और एक ऐसे महान नेता की हत्या पर ऐसे कत्लेआम को टाला नहीं जा सकता था। राजीव गांधी जो श्रीमती इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री बने, और ये कहकर सिखों की राष्ट्रव्यापी हत्याओं को उचित ठहराया कि जब एक विशाल पेड़ गिरता है तो हमेशा कंपन महसूस हो जाता है, नाना दस्तावेज के अंत में इस बयान की सराहना करते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। राजीव गांधी सफल हो, ये आशीर्वाद देते हैं।
ये दुखद है कि सिखों के जनसंहार की तुलना गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर हुए हमलों से की जाती है और हम ये पाते हैं कि नाना सिखों को चुपचाप सब कुछ सहने की सलाह देते हैं। असल में उन्होंने क्या किया, गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों पर भी हिंसा हुई थी, उसमें कई लोग मारे गए थे। तो वो कह रहे हैं कि देखिए हमने भी जवाबी हमला नहीं किया था, हमने भी सह लिया था। अब बताइए यहाँ सिख मारे जा रहे हैं, वहां आपने गांधी की हत्या की, यहां आप कह रहे हैं कि आप चुप रहे। गांधी की हत्या करने पर आपकी जो आप कैसे जवाबी कार्रवाई करते हैं? हालांकि इन्होंने किया, इन्होंने आरएसएस वालों ने सबसे पहले तो ये फैला दिया कि मुसलमानों ने किया है ये गांधी जी की हत्या। इसमें भी सबसे पहले उन्होंने ये कह दिया, अभी मैं पढ़ूंगा उनका दस्तावेज, कि इस दंगे के अंदर मुसलमान शामिल थे। मुसलमान भी शामिल थे, गुंडे और लफंगे जो सारे थे वो शामिल थे, लेकिन मुसलमानों ने किया है, इसमें दूसरों ने नहीं किया, यानी हिंदुओं ने नहीं किया। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने भी, जब हमारे लोग मारे गए थे गांधी जी की हत्या के बाद, तो आपने भी कुछ नहीं करना चाहता। और देखिए कैसे दो अलग अलग विपरीत मामलों को बंदा मिला रहा है। आरएसएस वाले इस तरह की चालाकियों में बहुत माहिर होते हैं। केंद्र में कांग्रेसी सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा को नियंत्रित करने के उपायों की मांग करते हुए एक भी वाक्य नहीं लिखा। ध्यान दें, नाना ने 8 नवंबर 1984 को ये दस्तावेज बांटा था। 31 अक्टूबर से उपरोक्त तारीख तक सिखों के हथियारों गिरोह का सामना करने के लिए अकेले छोड़ दिया गया। नाना को इस सब के लिए कोई भी चिंता नहीं थी। आरएसएस को सामाजिक काम करते हुए खासकर अपने खाकी निक्करधारी कार्यकर्ताओं को फोटो समेत प्रचार सामग्री करने का बड़ा शौक है। 1984 के हिंसा के दौरान एक भी ऐसा फोटो नहीं है जिसमें वो ये बताएं कि उनके ये नेकरधारी जो है सिखों को बचाने का काम कर रहे थे। हालांकि वो बयान दे रहे हैं सिखों को आ जाना चाहिए, और आरएसएस कैडर्स को वो उनके राहत का काम करना चाहिए। लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम एक फोटो दिखा, तुम हर रेलवे एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, हिंदू मुसलमान झगड़ा होता है, कोई और चीज़ होती है, तो तुम्हारे आदमी वो नेकर पहन के पता नहीं कहाँ नेकर लेके पहन सोई रहते हैं, एकदम से 10 मिनट में पहुंच के फोटो खींचना शुरू हो जाता है। 84 के कत्लेआम में तुम्हारा कोई फोटो नहीं है तुम्हारा बंदा बचाते हुए, जो तुमने खींचना चाहिए था और तुमने उसको प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। अच्छा, अब ये नाना देशमुख क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि तो 219 के गणतंत्र दिवस पर इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। तो आरएसएस मोदी जी ने दिया, तो आरएसएस इसको दिलाने में कितना बड़ा रोल रहा होगा। और दूसरी तरफ ये बोल जाता है आरएसएस तो नाम वाम के चक्कर में रहती नहीं, वो तो कोई सम्मान नहीं चाहती कोई। और यह हम देख रहे हैं कि वो उनके मरने के बाद उनको दे दिया गया, और आरएसएस वालों ने नहीं कहा कि ये बंदा मर गया अब कोई देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक, उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया, और कांग्रेस को मैं सलाम करता हूं उसके लिए कि उन्होंने 12 अगस्त 2005 को पार्लियामेंट के अंदर, जो किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, वो कहा मुझे सिखों से माफ़ी मांगते हुए ज़रा सा भी संकोच नहीं है। मैं सिर्फ सिखों से ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय राष्ट्र से माफ़ी मांगता हूं कि 1984 में जो कुछ हुआ वो हमारे संविधान में लिखित भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के खिलाफ था। ये मनमोहन सिंह ने शायद एक ही काम सही किया था। ये मनमोहन सिंह ने बाकी सत्यानाश इस देश का किया, नई आर्थिक नीतियां लगाकर, और आरएसएस के रास्ते को प्रशस्त किया, आरएसएस को आने को। तो लेकिन ये काम उन्होंने किया, और ये बहादुरी का काम था। सिख प्रधानमंत्री था, और उसने कांग्रेस के, जाहिर है सोनिया गांधी और इन सब के कहने पर ही उन्होंने ये किया। लेकिन इसके लिए आरएसएस ने क्या रिएक्शन किया, ज़रा वो सुन लीजिए भाई साहब। आरएसएस ने, इनका एक दीनानाथ बत्रा एक आदमी है, दीनानाथ बत्रा ने, ये स्कूल की किताबों में 11वीं और 12वीं की किताब में इसका जिक्र था कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी। हिंदू ईसाइयों के भी, हिंदू सिखों के बीच में दोस्ती हो, ये सोचना ही चाहिए। उसने एक चार्टर पेश किया एनसीईआरटी को और भारत सरकार को कि ये जो माफ़ीनामा है, जो उनका माफ़ी है इनका, ये निकाला जाए स्कूल की किताबों से। एक सिख प्रधानमंत्री बनकर माफ़ी मांग रहा है, वो स्कूल की किताबों में है। दीनानाथ बत्रा कह रहा है कि आरएसएस का बहुत सीनियर आदमी है, जिसने सारे स्कूलों में से गालिब निकालो,
जो जातिवाद है उसके सारे संदर्भ निकालो, जो उर्दू के अल्फाज हैं किताबों से वो निकालो, ये सब निकालो। हाँ जी, रविंद्रनाथ टैगोर का निकालो क्योंकि वो राष्ट्रवाद के विरोधी थे, तो ये सब निकालो। उसमें ये भी था, ये माफ़ीनामा हटा दिया जाए। अच्छा, उसके बाद भाई साहब देखिए, इस देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। एक नतीजा निकल कर साफ होता है कि अगर आप माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंसा होगी, बहुजनों के खिलाफ हिंसा होगी, दलितों के खिलाफ हिंसा होगी, किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे मैं बताता हूँ, नेली जनसंहार 1983 में, असल में भारत में जेनोसाइड का तो शुरू हो गया जब 4-5 हज़ार मुसलमान, बंगाली मुसलमान औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया था ये बोडो लोगों ने, है ना। और उसके बाद एफआईआर भी आज उसकी नहीं है क्योंकि बोडो से राजीव गांधी ने एक समझौता कर लिया था और एफआईआर ख़त्म हो गई। हमारे देश का जो सबसे बड़ा जनसंहार है आज़ाद भारत का, वो अब एफआईआर भी नहीं है उसकी। सिख जनसंहार 1984, मुस्लिम युवाओं का हाशिमपुरा कस्टोडियल जनसंहार 1987, अयोध्या मस्जिद विध्वंस के पहले बाद में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा 1990 से 92 तक, गुजरात जनसंहार 2002 और कंधमाल में ईसाइयों का सफाया 2008। ठीक है जी। उसके बाद आप दलित विरोधी हिंसा की घटनाएं। एक बात मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों के और ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ बहुत घटनाएं घटी हैं, लेकिन दलितों के खिलाफ तो अनगिनत हैं। मतलब एक साल के अंदर 4-5 जनसंहार होना मामूली बात है। जैसे किलेविना में 1968 का जनसंहार, ये साउथ के हैं सारा। 1997 में मेलावलाऊ जनसंहार आंध्रा का है। 213 मरक्कम दलित विरोधी हिंसा 2012, धर्मपुरी दलित विरोधी हिंसा सभी तमिलनाडु में, ये सभी तमिलनाडु में। सन 1985 में करमचेडू जनसंहार, 1991 तसुंदर जनसंहार सभी आंध्र प्रदेश में। बथानी टोला जनसंहार 1997, लक्ष्मणपुर बाथे जनसंहार सभी बिहार में। 1997 रमाबाई हत्याकांड मुंबई। 2006 खेरलांजी हत्याकांड। 2014 जावखेड़ा हत्याकांड सभी महाराष्ट्र में। कर्नाटका में कई जनसंहार, और कई जनसंहार तो इस वजह से हैं कि ये जो दलित हैं, बहुजन हैं, इनको मुर्दा गाय के खाल उतारने के ठेके होते हैं इनको। जब वो उतार रहे थे तो इनका कत्लेआम किया गया झज्जर के अंदर। दशहरे वाले दिन जो लोग दशहरे से लौट रहे थे, उन्होंने 4 लोगों को, दलितों को, 2 तो शहीद हुए थे वहीं पर, उस तरह से हमला किया था। वो लाइसेंसी खाल उतार रहे थे। तो ये आपके सामने है। तो और अगर मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, माइनॉरिटीज, दलित को हिंसा कर दें तो तुरंत एसआईटी फॉर्म होगी, डेली हियरिंग होगी और फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं उसको सबसे पहला उदाहरण में बताता हूँ कि आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम है, उसमें ज़मींदारों के खिलाफ वो लाइल सीता भूमैया और सीता रमैया दोनों दलित थे, उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद आप ये देखिए कि जो कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं, मुसलमान आतंकवादी जिनको कहा जाता है आतंकवादी हैं, और ठीक है आपने फैसला कर दिया आतंकवादी है, वो कर दिया आपने, उनको कैसे जल्दी फांसी दी गई है। उनके जन्मदिन पर फांसी, उनके रिश्तेदारों को उनकी लाशों को नहीं देखने दिया गया, उनकी कब्रें कहीं और बना दी गई हैं, है ना। वो तुरंत होता है, तुरंत हो जाता है। एक बंदे को तो जिसका कोई सबूत नहीं था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिए भारत की जनता ये चाह रही है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्या नाम बताइए? वो जो जिसको ये जो पार्लियामेंट पर हमले का जो जिम्मेदार है, अफजल जी, हाँ, वो जो था, तो वो उसने ये सारा सबूत दे दिया कि मैं तो इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस के लिए इस काम को लेकर आया था। और वो एक सरदार जी जो इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर थे, जो बाद में पकड़े भी गए थे, वो भी कहाँ हैं आप कुछ नहीं जानते। तो ये सारा चीज़ जो है ये इस तरह से चल रहा है। और उसके बाद यानी मतलब ये है कि 2 तरह का न्याय है, 2 तरह का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। मेजॉरिटी करेगी, ऊंची जाति के लोग करेंगे, कोई कुछ नहीं होगा।
आप उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। अभी दो बंदों को आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, एक वो सज्जन सिंह है, एक एक जो है वो दूसरा वो क्या ना टाइटलर।